जैसा कि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं और मैथ्स का एग्जाम आपका होने वाला होगा और उसमें सबसे बड़ा जो डर है वो डर होता है ट्रिग्नोमेट्री का। और इसी डर को आज खत्म करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं ट्रिग्नोमेट्री की एक मास्टर क्लास लेकर, स्पेशलाइज्ड फॉर हाफ ईयरली एग्जाम, जिसमें मैं हाफ ईयरली एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वैसे क्वेश्चंस की आपको यहां पर प्रैक्टिस करवाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और सारी चीजें आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं सीखा, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जीरो से हीरो बन जाओगे। बस ये पूरी वीडियो आपको देखनी है। तो आइए बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के साथ। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर। So let's start with the concept because concept is power। जिसको बिल्कुल नहीं आता उसको भी समझ में आएगा पूरा का पूरा, क्योंकि सबसे आसान लैंग्वेज, बिल्कुल सरलता के साथ मैं आपको इसको समझाने वाला हूं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं फटाफट से। ट्रिग्नोमेट्री का जो मतलब है या फिर ट्रिग्नोमेट्री किसके अराउंड घूमती है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक त्रिभुज के अराउंड घूमती है जिसके अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का कोण हो, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल हो। सारी ट्रिग्नोमेट्री इसके अराउंड घूमेगी। अब इसमें तीन चीजें होती हैं, तीन तो एंगल होते हैं, तीन ही इसकी साइड्स होती हैं। तो इन साइड्स और इन एंगल्स के रिलेशन को ही ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। अब सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या किस किस चीज के नाम है। तो यहां पर इसके ये तीन पॉइंट्स हो जाएंगे, 1, 2 और 1, ये 3। इन तीनों पॉइंट्स को आप यहां पर नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी। अब ये जो इसकी ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं, ये ए बी, ये बी सी और ये सी ए या फिर ए सी, इन तीनों के कुछ ना कुछ नाम होते हैं। हर चीज का एक नाम है, आपका भी कुछ नाम है, मेरा भी कुछ नाम है। इसी तरीके से इन साइड्स के भी कुछ नाम है। क्या नाम है आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस ए बी से। तो इसको हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है जी। ये है आपकी परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। अभी मैं खाली पी यहां पर लिख देता हूं। ये जो BC है इसको बोला जाता है बेस, यानी आधार हिंदी में, ठीक है। ये आपका हो गया बेस, मतलब किस चीज के ऊपर ट्रायंगल बना है। और यहां पर ये जो सबसे लंबी भुजा है, सबसे लंबी साइड है, इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपकी परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका B से बेस और ये हो गया आपका H से हाइपोटेनस। ये तीन चीजें क्लियर रखो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री है रिश्तों को समझना है, रिश्तों की पहचान। अब आइए यहां पर इन तीनों के रिश्ते बनाते हैं, मतलब इनको आपस में लिंक कराते हैं। तो अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो इसका एक रिश्ता हम बनाएंगे हाइपोटेनस से और एक रिश्ता इस परपेंडिकुलर का बनाएंगे हम बेस से। तो अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का हम एक रिश्ता बनाएं तो उसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। परपेंडिकुलर के लिए मैं P यूज करूंगा और हाइपोटेनस के लिए मैं H यूज करूंगा। तो पहला जो रिश्ता है मेरे प्यारे बच्चों वो बन के आ जाएगा P/H। ये एक रिश्ता बन गया। अब आइए इसी परपेंडिकुलर का बेस से बनाते हैं। तो एक रिश्ता बनेगा P/B। तो P हमारा आ जाएगा परपेंडिकुलर के लिए और B हमारा आ जाएगा बेस के लिए। अब परपेंडिकुलर का बेस से बन गया, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस से भी बन गया। अब किसका, अब बेस और हाइपोटेनस का बनाना है। इसका तो दोनों से बन गया, इसको अब हटा दो, साइड में कर दो। अब इन दोनों का आपस में बनाऊंगा तो बेस का हाइपोटेनस से एक रिश्ता बन जाएगा जिसको हम बोल देंगे B/H। तो ये तीन रिश्ते निकल के आ गए, एक लिंक निकल के आ गए। अब इन तीनों रिश्तों का मेरे प्यारे बच्चों कोई ना कोई नाम, हर रिश्ते का एक नाम होता है, ठीक है जी। माँ बेटे का रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, जीजा साली है, बहुत सारे रिश्ते हैं। हर रिश्ते का एक नाम होता है दोनों का। इस तरीके से हम इन तीन रिश्तों को भी कुछ ना कुछ नाम देंगे। तो यहां पर आइए इसका एक नाम रखते हैं। क्या नाम रखेंगे। ये जो P/H है ये है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हमने नाम दिया है साइन, ठीक है जी। इसको हम दर्शाते हैं साइन से। इसी तरीके से कि जो B/H रिश्ता है इस रिश्ते का हमने नाम दे दिया है कोस, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से ये जो P/A है, P/B है, इसको हमने नाम दे दिया है tan। अब यहां पर इनके आगे एक एंगल भी होता है जिसको हम थीटा से दर्शाते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये थीटा कौन सा एंगल है, किस एंगल की यहां पर बात हो रही है। थीटा की जगह कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन वो कहां बना होगा दिखाता हूं। देखिए ट्राइंगल पे वापस आइए।
ट्राइंगल पे यहाँ तो आपका ये 90 डिग्री का एंगल रहेगा ही रहेगा। अब इसके अलावा दो जगह हमें और एंगल देखने को मिलेंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो हम अभी लेंगे यहाँ पर इस एंगल सी की, इसकी हम बात करेंगे, इसको हम थीटा से डिनोट करेंगे। तो यहाँ से अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है? वो बात ये है कि हमेशा ये जो परपेंडिकुलर होगा ये हमेशा एंगल के सामने वाली साइड ही होगी। जिस एंगल की बात करी जा रही होगी उस एंगल के सामने ही आएगा ये हमेशा परपेंडिकुलर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और एंगल किस पे बना है? इस पे बना है ना, इसीलिए इसका नाम है बेस यानी आधार। और जो ट्रायंगल की त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है वो हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए ये बात याद रखना क्यों जरूरी है आपको मैं समझाता हूं। लेट्स सपोज एंगल जो है ना वो यहां नहीं है सी की जगह। अब एंगल अगर हम यहां ले रहे हैं, ए की जगह पर थीटा कंसीडर कर रहे हैं, तो अब आप खुद सोचिए ये बेस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पहली बात तो ये कि मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के सामने वाली साइड होगी। तो इस हिसाब से एंगल के सामने अब ये BC आ रहा है, तो ये BC अब बेस ना होकर परपेंडिकुलर बन जाएगा। पहला रीजन सुनो। दूसरा रीजन, बेस का मतलब क्या होता है? आधार, बुनियाद, फंडामेंटल, जिस पे ट्रायंगल बना हो। अब अगर यहां पर हमारा एंगल है तो भैया ट्रायंगल हमारा कहीं यहां तो यहां बना होगा ना, इसके ऊपर बना होगा ट्रायंगल, इट मींस ये बेस होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से आपने क्या सीखा? आपने ये सीख लिया कि हमेशा थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो आपकी क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और ये आपका थीटा आ गया, इसके सामने परपेंडिकुलर, साध वाली आपकी बेस रहेगी, ये आपकी हाइपोटेनस रहेगी। तो इस एंगल को यहां पर हम दिखा रहे हैं, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। हर रिश्ते को दो तरीके से हम देख सकते हैं। दूसरा तरीका कैसे होगा? देखिए, जैसे कि मैं आपका टीचर हूं या बड़ा भाई हूं, जो आप मानते हैं बहुत अच्छी बात है, और आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं। तो एक रिश्ता हमारा हो गया टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता। लेकिन इसी रिश्ते को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता। मतलब हम आगे पीछे रिश्ते भी कर सकते हैं, भाई बहन का रिश्ता या भाई बहन का रिश्ता। इस तरीके से आपको ये चीज समझनी है। तो इसी प्रकार ये जो तीन रिश्ते हमने बनाए हैं ना, हम इनके उल्टे रिश्ते भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने यहाँ पर P/B एक रिश्ता बनाया था, हम B/P बना सकते हैं, हम B को ऊपर रख सकते हैं। तो ऐसे ही इसको अगर हम रिवर्स कर देंगे तो एक रिश्ता बन सकता है B/P। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल इसी तरीके से B/H को अगर हम उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, दूसरे तरीके से सोचें, तो ये हो सकता है आपका H/B। H ऊपर आ जाएगा और B नीचे चला जाएगा। और बिल्कुल इसी प्रकार ये जो P/H एक रिश्ता हमने परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस से बनाया था, हम एक हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर का भी तो बना सकते हैं ना, रिवर्स वाला। तो यहां पर हम इसको H/P भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से तीन रिश्ते ये और निकल कर आ गए। अब तीन रिश्ते नए निकले हैं, हमने नए एंगल से, नई जगह से इनको देखा है, तो इनके भी कुछ ना कुछ नाम देने पड़ेंगे। तो आइए इस रिश्तों के भी हम नाम रख देते हैं। तो सबसे पहले यहां पर ये जो आपका H/P है, इस रिश्ते का जो हमारा नाम है वो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा कोसेक थीटा। ठीक है जी, कोसेक नाम है H/P का। H/B का नाम क्या होगा? H/B का नाम होगा सेक थीटा। और B/P इस रिश्ते का नाम होगा कॉट थीटा। तो यहां पर इस तरीके से तीन सीधे रिश्ते बने, तीन उनके उल्टे रिश्ते बने, टोटल 6 रिश्ते बन गए। और 6 के 6 रिश्तों के हमने नामकरण कर दिए हैं। अब यहां से याद रखने वाली क्या क्या बातें हैं, देखो सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां से हम ये समझते हैं कि साइन थीटा होगा आपका P/H और कोसेक होगा H/P। मतलब साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर मैं साइन का उल्टा कर दूं तो मुझे कोसेक मिल जाएगा, और अगर मैं कोसेक का उल्टा कर दूं तो साइन मिल जाएगा। ऐसे आपको इसको समझना है। बिल्कुल इसी तरीके से कोस और सेक आपस में एक दूसरे के रिवर्स हैं, इनवर्स हैं या फिर उल्टे हैं। अगर B/H को मैं उल्टा कर दूं तो H/B हो जाएगा। तो कोस को अगर मैं 1/cos कर दूं, उल्टा कर दूं, 4 पाई पलट दूं, गिरा दूं इसको नीचे, तो मुझे सेक थीटा मिल जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से
tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी P अपॉन बी, और इसको अगर मैं उल्टा करूंगा तो B अपॉन P बनेगा, और B अपॉन P क्या होता है आपका cot थीटा। तो ये वाले रिश्ते आपस में उल्टे होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक जो बहुत फेमस है याद रखने की, आपको बहुत अच्छे से पता है, PBP और इसके अपॉन में आ जाएगा HHB, ये आपको रिश्ता याद रखना। नीचे आ जाएगा आपका SCT। अब इसको देखिए सारे रिश्ते इसके अंदर समा गए। कैसे? आप अगर सीधे सीधे देखेंगे ऊपर से नीचे, P अपॉन H पहला साइन का रिश्ता, B अपॉन H दूसरा cos थीटा का रिश्ता, P अपॉन B हो गया आपका ये tan थीटा। फिर अब इसको नीचे से ऊपर देखिए, B अपॉन P आपका cot थीटा हो जाएगा, H अपॉन B आपका sec थीटा हो जाएगा, और H अपॉन P आपका cosec थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से याद रखना है। अब इसको याद रखने की बहुत सारी इसकी फुल फॉर्म बना रखी हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग बच्चों ने, जो आपको याद है, जो आपको आसान लगे आप उसको याद रख सकते हैं। जैसे कि मैं क्या यूज करता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा PBP अपॉन HHB और SCT। तो ये SCT क्या है? साइन कॉस टेन, मतलब पहला रिश्ता साइन का, दूसरा रिश्ता कोस का, और तीसरा रिश्ता टेन का। फिर इनके उल्टे कर देंगे, बाकी के तीन आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, तीनों के नाम होते हैं। जहां एंगल बन रहा होगा उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, और इनके जब हमने आपस में रिश्ते बनाए तो इसका इससे बनाया, इसका इससे, इसका इससे, 3 बने, फिर इनके उल्टे कर दिए, 6 हो गए। उन 6 के 6 के हमने ये नाम रख दिए। अब आइए आगे की कहानी बताता हूं। अब कुछ कॉमन चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगी प्रूव करने वाले सवालों के अंदर। बहुत क्लियर रखनी है चीजें। देखिए यहां पर मैंने एग्जांपल के लिए लिया है tan थीटा। आप जल्दी से कमेंट करके बताओ tan थीटा का रिश्ता क्या होता है, जल्दी बताओ। यस वही होता है, करेक्ट आपने बताया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B होता है हमारा tan थीटा। और ये याद रखो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है ये tan थीटा हर सवाल के अंदर, और एप्लीकेशन वाले में भी इसी से सवाल सबसे ज्यादा बनते हैं। तो ध्यान से समझो। अब देखिए चीज आपको मैं दिखाऊंगा, एक जादू दिखाऊंगा। ये जो tan थीटा है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं अगर रिश्तों के नाम से ही दर्शाऊं तो मैं रिश्तों में भी इसको दिखा सकता हूं। मतलब नाम में, जैसे tan थीटा नाम है ना, तो इस tan थीटा को अगर मैं रिश्तों के नाम में दर्शाना चाहूं तो मैं इसको sin थीटा अपॉन cos थीटा करके भी लिख सकता हूं। मतलब tan थीटा की जगह हम sin थीटा अपॉन cos थीटा भी यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, क्यों, कैसे, सब बताता हूं। देखिए अब sin थीटा का रिश्ता जरा याद करो, क्या रिश्ता होता है? sin थीटा क्या होता है? यस P अपॉन H होता है ना। तो ऊपर मैंने रखा P अपॉन H, ठीक है जी, अपॉन लगाई, बटे लगाई ये वाली। कोस थीटा का रिश्ता क्या होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो। B अपॉन H होता है, वेरी गुड। तो B अपॉन H। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखने वाली बात ये है मेरे प्यारे बच्चों की, इन दोनों के नीचे, इन दोनों के डिनोमिनेटर में, बटे में नीचे H है। तो दोनों के नीचे नीचे H होने की वजह से दोनों का नीचे नीचे वाला ये जो H है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर फिर क्या रह जाएगा? एट द एंड ऊपर रह जाएगा P और नीचे रह जाएगा B। P अपॉन B ये कौन सा रिश्ता है? ये tan थीटा का ही तो रिश्ता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हम tan थीटा को sin अपॉन cos की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं अपने सवाल के अकॉर्डिंग, जहां पर भी हमें जरूरत पड़ेगी। ये बात आपको क्लियर रखना है, मैंने आपको प्रूफ करके भी यहाँ पे दिखा दिया। दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं। लेट सपोज कहीं पर आप देखेंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इस तरीके से आपने देखा tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसका मतलब है कि दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो जहां पर भी ये मल्टीप्लाई में है तो आप इन दोनों की जगह 1 यूज कर सकते हो। सिंपल, यस 1 को आप tan थीटा इंटू कॉट थीटा दिखा सकते हो। क्यों, कैसे, रीजन सुनो। देखिए tan और कॉट आपस में उल्टे होते हैं, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में बता दिया। तो एक सीधी चीज है, एक उल्टी चीज है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, इसलिए 1 मिलेगा। कैसे होंगी करके भी दिखा देता हूं। देखिए tan को हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर tan लिखा, tan थीटा, और यहाँ पर कोट क्योंकि tan का उल्टा होता है तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 1 अपॉन tan थीटा। हमने कोट की जगह tan थीटा का उल्टा 1 अपॉन tan थीटा लिख दिया। तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल आउट होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ हमें 1 मिल जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, दूसरा तरीका देखो। यहाँ पर tan थीटा का रिश्ता याद करो जरा, सिंपल वाला रिश्ता क्या होता है? tan थीटा का रिश्ता होता है
P अपॉन B, ठीक है जी, मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में। cot थीटा क्या होता है, B अपॉन P, तो यहाँ पर आप B ऊपर रखेंगे और P नीचे रखेंगे। अब आपके सामने सारी चीज़ें हैं, देख लो, ये B नीचे है, ये B ऊपर है, मल्टीप्लाई में है, कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये P ऊपर है, ये P नीचे है, मल्टीप्लाई में है, काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो P एक कम P, तो सब कुछ कट पिट के हमें क्या मिलेगा, एट द एंड हमें 1 ही मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप tan cot हो गया, sin cosec हो गया और cos और sec हो गया, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इनको आप अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर सकते हैं सवाल के हिसाब से। अब इस मास्टर क्लास में बात करते हैं उस मास्टर टेबल की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के अंदर। उसको आइए फटाफट से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ, अभी याद हो जाएगी हाथों हाथ वीडियो देखते देखते ही। अब यहाँ पर इस टेबल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रिग्नोमेट्री के रेशो देखने को मिलते हैं, मतलब हमें कुछ एंगल्स देखने को मिलते हैं कि अगर लेट सपोज साइन जो है वो 30 डिग्री हो। अब ये कहाँ पर होगा, देखो समझो, ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, तो अगर यहाँ पर इस एंगल की जगह यहाँ पर 30 डिग्री हो तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, साइन की आपको वो पता है रिश्ता P अपॉन H होता है, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आएंगी। तो हमें कुछ एंगल्स की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर बना के दे रखी होती है पहले से, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इन वैल्यूज का सवालों के अंदर सॉल्व करने में यूज होता है। तो आइए आपको बताता हूं कि कैसे इनको लिखना है और कैसे याद भी कर लेना है, हाथों हाथ दोनों चीजें हो जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर आपको 0 लिखना है और यहाँ पर आपको 1 लिखना है। इससे आप क्या समझे, इससे हम ये समझे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो की 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की जो वैल्यू है वो सिर्फ 0 से 1 तक है, बस 0 से लेके 1 के बीच में ही वैल्यू आएंगी। अब यहाँ पर आपको ऐसे करना है, 0 से अब जब आप आगे बढ़ेंगे और 1 तक वैल्यू आएंगी, 0 और 1 के बीच में क्या होता है, मतलब 0 और 1 के बिल्कुल बीचों बीच में क्या होगा भैया, हाफ होगा, आधा होगा, सिंपल सी बात है ना। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से याद रखने के लिए आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी साइन 30 की वो होती है 1/2, तो 0 1/2। अब क्या करेंगे, इस 2 में ही आप नीचे रूट लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 1/√2 या 1/√2। तो 0 1/2 1/√2 और फिर इस रूट को आप ऊपर भेज दीजिए और 3 के नीचे इस तरीके से, मतलब 3 इसके नीचे आ जाएगा √3/2 और ये हमारी लास्ट वैल्यू है 1। तो बस अगर आपने ये साइन की वैल्यूज याद कर ली, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, सारी की सारी वैल्यूज खुद निकलती चली आएंगी, बस ये याद रखना है। तो ये है साइन की वैल्यू। इसका मतलब क्या है ये समझो, मतलब यह है कि अगर हम साइन का रिश्ता पढ़ रहे हैं 30 डिग्री पे, साइन का रिश्ता क्या होता है, साइन का रिश्ता होता है P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और अगर हम इसको 30 डिग्री के ऊपर पढ़ रहे हैं, 30 डिग्री हमारा एंगल है, और अगर हम P अपॉन H देखें तो उसका जो रेशो आएगा वो कितना आएगा, वो 1/2 आएगा इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। यही बात हमसे कही गई है, ये जो वैल्यू यहाँ पर है साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। इसका यही मतलब है कि इसका रेशो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का 1/2 आएगा। या ऐसे समझ सकते हैं कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 यूनिट होगी और हाइपोटेनस की वैल्यू 2 यूनिट होगी। परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस जो है वो डबल होगा, ये आपको क्लियर रखना है। चलिए जी, अब ये रही साइन की बात। अब कोस की शुरुआत कैसे करी जाएगी, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ इनका ये ऑर्डर पलट देना है। जैसे कि यहाँ पर 0 से शुरुआत हो रही थी, हम 1 तक जा रहे थे, इसको रिवर्स कर दो, 1 से शुरुआत करो और 0 तक जाओ, ऐसे आपको इसको उल्टा कर देना, मतलब जो सबसे लास्ट वाला था उसको सबसे पहले ले आओ और इस तरीके से सीरीज को आगे आपको बढ़ाना है। या फिर इधर से शुरू कर दो इस तरीके से, तो भी आपकी वही बात होगी। जैसे कि सबसे लास्ट में था 1, तो यहाँ पर कोस की वैल्यू में सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर उसके पहले था √3/2, तो इसके बाद आ जाएगा √3/2, 1/2, ये 1/√2 तो आपका बीच में ही रहेगा, ठीक है जी। फिर आपका 1/2 था तो 1/2 यहाँ आगे चला जाएगा, और यहाँ सबसे पहले 0 था तो कोस की वैल्यू में सबसे लास्ट में 0 आपको भेज देना है। तो इस तरीके से साइन की वैल्यूज की जब हमने सीरीज को उल्टा करके पीछे से इधर की तरफ लिख दिया तो बन गई कोस की वैल्यूज, ऐसे कोस की बन जाएंगी। अब बात करते हैं टेन थीटा की। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो आपको यही करना है, साइन बाय कोस, तो साइन अपॉन कोस, 0 से 0 को जब आप डिवाइड करेंगे 1 से, तो यहाँ पर
क्या वैल्यू आएगी आपकी, वो यहाँ आ जाएगी। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, जैसे कि आप देखेंगे दोनों के नीचे 2 2 है, तो दोनों का 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर रहेगा 1 और नीचे रहेगा √3। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1/√3। ऐसे ही इसमें दोनों के नीचे √2 है, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें हमें वैल्यू मिल जाएगी 1। यहाँ पर दोनों के नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी √3। और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो भैया 0 से हम डिवाइड कर रहे हैं और 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, तो इसका आपका आंसर आएगा कैन नॉट डिफाइन। ठीक है जी। अब बाकी की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस उल्टे होते हैं, जैसे कि tan का उल्टा होता है cot, तो बस यही करना है, tan की वैल्यूज उल्टी कर दीजिए, मतलब वो नहीं करना, मतलब रिवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो कॉट की वैल्यू निकल के आ जाएंगी। जैसे कि 0 का अगर हम उल्टा करें तो क्या हो जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा इस तरीके से। और डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, तो हम यहाँ पे आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे, डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका वही आ जाएगा, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं ND, मीन्स नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। 1/√3 का जब आप रेसिप्रोकल करेंगे, इसकी 4 पाई पलटेंगे तो नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे, तो 1/√3 का हो जाएगा आपका √3। 1 का उल्टा करो, सीधा करो, एक ही बात होती है, 1 1 ही रहता है। √3 का उल्टा करेंगे 1/√3 हो जाएगा, और फिर नॉट डिफाइंड का उल्टा करेंगे। ठीक है जी। नॉट डिफाइंड का मतलब कोई आंसर पता करा नहीं जा सकता, मतलब नॉट डिफाइंड इस तरीके से होगा ना। कब होता है नॉट डिफाइंड, जब नीचे डिवाइड में हम 0 ला रहे हो, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 0 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा, और इसका आंसर तो आता है, क्या आंसर आता है, इसका आंसर होता है 0। जब हम ऊपर 0 हो तो फिर आंसर आपका नीचे भी 0 मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से मिल गया। अब सेक की बात कर लेते हैं। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। ठीक है जी। तो कोस की वैल्यू इसको उल्टा करते चलो, रेसिप्रोकल रिवर्स करते चलो, 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, और 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, और 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, और 0 का उल्टा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। तो साइन की सारी वैल्यूज रेसिप्रोकल कर दो, 0 का उल्टा आपका हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 0 नीचे चला जाएगा तो नॉट डिफाइंड आएगा। 1/2 का आ जाएगा आपका 2, 1/√2 का आ जाएगा आपका √2, और √3/2 का आ जाएगा 2/√3, और फिर 1 का उल्टा हो जाएगा, 1 नीचे आएगा तो 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो इस तरीके से आपने सारे के सारे फंक्शंस की, सारे के सारे रिश्तों की यहाँ पे हर एंगल के ऊपर वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए हैं। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, याद कर लेना, तरीका बता दिया। सिर्फ साइन की याद कर लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर इसी सीरीज को उल्टा करके लिखेंगे आप रिवर्स में, तो कोस की बन जाएंगी। फिर साइन अपॉन कोस करेंगे, tan की मिल जाएगी। फिर tan की रिवर्स करेंगे, उल्टी वैल्यूज जो होती हैं वो कोट की होती हैं। कोस की रिवर्स वैल्यू, उल्टी वैल्यू कोस की सेक की होती है, फिर साइन की रिवर्स वैल्यू कोसेक की होती हैं। तो ये सारी वैल्यूज ऐसे आपको याद कर लेना है। अब बस एक चीज आपको और समझनी है, इसके बाद हम क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे हाफ ईयरली में आ सकते हैं। इस पॉइंट का, इस कॉन्सेप्ट का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कुछ फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर, छोटे छोटे से 3 फॉर्मूले हैं जो कि मैंने आपके सामने लिख दिए हैं फटाफट। ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। कैसे होगा ये आपको मैं अभी बता दूंगा। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होनी चाहिए, मतलब जो हमने टेबल के अंदर बात करी है। अब ये आपको ध्यान रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों होता है, अब रीजन देखो। साइन स्क्वायर का रिश्ता क्या होता है, p/h। अगर हम स्क्वायर करें दोनों का तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर का, कोस थीटा का याद करो रिश्ता क्या होता है, b/h, और स्क्वायर है तो हम दोनों का स्क्वायर भी कर देंगे, इज इक्वल टू में 1 यहाँ पे चल ही रहा है। चलिए जी, अभी मैं 1 नहीं लिखता, अब इसी को आगे बढ़ाता हूँ। दोनों के नीचे h स्क्वायर है तो इन दोनों का डिनोमिनेटर में 1 बना सकता हूँ, नीचे h स्क्वायर लिख के, और ऊपर आ जाएगा p स्क्वायर। दोनों प्लस हो रहे हैं, बीच में प्लस का निशान है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये 1 के बराबर हैं। अब यहाँ पर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी इस 1 से, तो इस 1 से होगी तो ये कैसे हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये जो h स्क्वायर नीचे था ये बराबर आके इधर बन जाएगा। अब देखो ये क्या बन गया, समझ में आई बात, यस ये बन गई पाइथागोरस थ्योरम के किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में उसके परपेंडिकुलर और उसके बेस का स्क्वायर का जोड़, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम, उनका योग जो होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है।
पाइथागोरस थ्योरम साबित हो गई। तो इसीलिए ये रिश्ता यहाँ पर इस तरीके से वर्क करता है। ये मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से मोटा मोटा समझा दिया है कि ये क्यों बराबर होंगे, उसका मैंने आपको बराबर करके भी दिखा दिया। ठीक है जी। ऐसे यहाँ पर एक रिश्ता है आपका, एक फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होगा वो sec स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। इनको ही प्रूव कर लेंगे, लेकिन वही बात है वो डिटेल एक्स्ट्रा हो जाएगी, लेकिन अभी आप याद रखिए हाफ ईयरली के हिसाब से। अब इन्हीं से कुछ छोटे छोटे और फॉर्मूले बनेंगे इनको मॉडिफाई करके। कैसे? ऐसे बन सकते हैं, मान लीजिए मुझे कहीं पर sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है सिर्फ। अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं ये कर सकता हूं, यहां पर 1 तो ऑलरेडी है, ठीक है। ये जो cos स्क्वायर थीटा प्लस का है इसको मैं उधर भेजूंगा इक्वल के उस पार, तो ये माइनस का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कहीं कहीं पर हो सकता है मुझे sin स्क्वायर की जगह ये लिखना पड़ जाए अपने सवाल को आगे बढ़ाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप लिख सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए cos स्क्वायर थीटा आपके सवाल में है, आपको उसको sin स्क्वायर के टर्म में मॉडिफाई करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 तो यहाँ पर एज इट इज पहले है, ये sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर के साथ है प्लस में, जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से दो छोटे छोटे टाइनी फॉर्मूले इसी एक फॉर्मूले से बन गए। ऐसे ही आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, sec स्क्वायर तो यहाँ पे ऑलरेडी है, ये वाला जो 1 प्लस का है ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। आप ऐसे tan स्क्वायर की निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से आप क्या करेंगे, कोट स्क्वायर की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर आप कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे और माइनस का 1 कर देंगे, ये वाला माइनस उधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ से इसका वैल्यू बन जाएगी। तो ऐसे आपको वैल्यूज जो है वो निकाल लेनी है, इनको याद रखना है। मेजर फॉर्मूले आपके ये वाले यूज होने हैं सवाल में। तो बस अब सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट और क्लियर हो चुका है। अब आइए डुबकी लगाते हैं सवालों के सागर और समुंदर में और बढ़िया बढ़िया सवाल ढूंढ कर करते हैं। इसमें हम एमसीक्यूज भी करेंगे, छोटे शॉर्ट लॉन्ग और केस बेस्ड हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो आइए छोटे छोटे सवालों से शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट है सवालों के पीछे, इसीलिए मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे सवाल भी बढ़ते चले जाएंगे, उनका लेवल और उनके अंदर का कॉन्सेप्ट भी। यहाँ पर 2 सवाल लिए हैं मैंने। पहला सवाल ये है, सवाल में लिखा हुआ है कि गिवन दैट, ऐसा दिया गया है कि sec थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, √2 है। तो हमें 1 + tan थीटा अपॉन sin थीटा की वैल्यू बतानी है। अब देखिए यहां से आपको क्या चीजें पता है और क्या निकालना है। सबसे पहले आपको ये लिख देना है, आपको पता है कि sec थीटा की जो वैल्यू है वो √2 है। अब यहीं से ट्रिग्नोमेट्री टेबल का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है तो आप झट से देखकर बता देंगे कि sec थीटा 2 √2 कब होता है। तो इसीलिए इस टेबल की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये टेबल जाते ही अपने एग्जाम में लिख लेना पेपर को शुरू होने से पहले। अब यहाँ पे अगर आप नजर मारें तो sec √2 कितने डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पे। तो व्हाट डज इट मीन, इसका ये मतलब है कि यहाँ जो थीटा की वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी, वो आपकी निकल के आएगी 45 डिग्री। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि थीटा की वैल्यू आई 45 डिग्री। बस अब थीटा आपको पता चल गया। अब सिंपल है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू आपको निकालनी है 1 + tan थीटा अपॉन sin थीटा, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। बस अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 + tan 45 डिग्री। अब थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रख देनी है और नीचे आ जाएगा आपका sin 45 डिग्री। इस तरीके से ये आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा सरका के और इधर ले लेता हूँ ताकि उधर मुझे बाद में और लिखने की जगह मिल जाए। चलिए जी, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1 + अब tan 45 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है तो भैया ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है याद कर लेना। tan 45 डिग्री पे वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा इसकी जगह 1 और नीचे आपका आ जाएगा क्या, sin 45 डिग्री। तो sin 45 डिग्री याद करो, 0 पे 0 डिग्री, फिर होता है 1/2, फिर होता है 1/√2। यस, तो 45 पे आ जाएगी 1/√2, ये आ जाएगी इस तरीके से। अब सिंपल है सवाल, ऊपर इनको जोड़ लेंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा। और ये जो √2 है नीचे, जब ये हम सॉल्व करेंगे तो ये चला जाता है ऊपर, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो आपका आ जाएगा 2√2। क्या ये ऑप्शन में कहीं पे दिखाई दे रहा है आपको 2√2? हाँ जी, ऑप्शन ए आपको नजर आ रहा है 2√2। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यूज यूज करनी है, समझना है, सवाल को करना है उसके अकॉर्डिंग। अगला सवाल देखते हैं, कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि ये अलग है, ये अलग है। इसकी पीडीएफ बनेगी, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, टेलीग्राम ग्रुप से जाके पीडीएफ को डाउनलोड करके सारी चीजें अपने पास संभाल के रख लेना और एक बार देख भी लेना क्या क्या चीजें मैंने पढ़ाई, क्या ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, टेबल, कॉन्सेप्ट, ठीक है जी, और क्वेश्चन जो कराए हैं वो खुद भी सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। चलिए जी, अगला सवाल है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा अगर एक ऐसा एंगल है जो एक्यूट है, एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से कम है, तो थीटा अगर कोई ऐसा एंगल है और हमें दी गई है वैल्यू क्या, tan थीटा प्लस कोट थीटा जो है वो 2 है, हमें क्या दिया गया है, tan थीटा प्लस कोट थीटा जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो हमें वैल्यू निकालनी है किस चीज़ की, साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा की। अब देखिए इस सवाल को अगर हम सॉल्व करने चलेंगे तो काफ़ी लंबा सवाल ये जाने वाला है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं डियर सर से और डियर सर आपको शॉर्ट ट्रिक ना दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो लॉन्ग मेथड क्या होगा पहले ज़रा मैं बताता हूँ, पूरा करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ बता रहा हूँ क्या क्या हो गई चीज़ें, ताकि आपको फिर शॉर्ट ट्रिक की वैल्यू पता चले कि हाँ ये तो बहुत काम की चीज़ है। देखिए इसको अगर हमें सॉल्व करना होता, अब करना वही है क्या कि हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करना शुरू करते। कैसे करते, हम इसको tan को tan लिखते, प्लस का प्लस, कोड जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो कोड की जगह हम 1/tan थीटा लिखते, आगे 2 लिखते। फिर हम इसका एलसीएम लेते, तो यहाँ पर एलसीएम इस तरीके से लेते तो tan इन दोनों के नीचे tan आ जाता, ठीक है जी, एक डेनोमिनेटर बन जाता। 10 की 10 से मल्टीप्लाई करते तो tan का स्क्वायर थीटा हो जाता, 1 की 1 से क्रॉस करते तो 1 का 1 हो जाता, यहाँ पर ये 2 हो जाता। फिर क्या होता, फिर ये जो tan थीटा नीचे था इसको हम नीचे से हटा के यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाते, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाता। फिर यहाँ से ये डिवाइड जो है बटे हट जाती, फिर ये माइनस आता। काफ़ी लंबा कुछ कर करा के आगे फिर ये काटा पीटी होती, कैंसिल आउट होता, जब जाके हमें थीटा की वैल्यू मिलती। लेकिन भैया आपको तो शॉर्ट ट्रिक देना मेरा फर्ज है, मेरा काम है। सवाल है ये MCQ, छोटा सवाल है तो इतना लंबा सॉल्व नहीं करना, पहले ही हिंट मिल गया, क्योंकि 2-3 नंबर का सवाल थोड़ी सारी स्टेप्स दिखानी है, आंसर देना है बस। कैसे दे सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल सोचो, आपको सिर्फ tan और कोट की वो वैल्यू सोचनी है कि कौन से एंगल पर, ठीक है, ये दोनों की वैल्यूज मिलके यहाँ पर हमें 2 मिल जाए। तो अब यहाँ पर अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल लिखी हुई है तो आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए। tan और कोट की कौन कौन से एंगल की वैल्यू मिलके मिलेगी, देखो भैया tan जो है वो 45 डिग्री पे 1 है, ठीक है, और कोट जो है वो भी 45 डिग्री पे 1 है। 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। मिल गया आंसर। इट मीन्स क्या, हमें कोई लंबी कैलकुलेशन एलसीएम एचसीएफ कुछ नहीं करना, हमें यहीं से आंसर मिल गया है कि भैया थीटा जो है, ये जो थीटा है दोनों का, ये क्या है, 45 डिग्री है। मतलब ये कहीं ना कहीं tan 45 डिग्री है और ये कहीं ना कहीं कोट 45 डिग्री है। तो जब जाके इन दोनों की वैल्यू 1 और 1 थी और जब जाके ये 2 हुआ है, तो हमें यहीं से ट्रिग्नोमेट्री टेबल देख के थीटा हमें हमारा मिल गया 45 डिग्री। बस सिंपल है, क्या निकालना है, साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, ये आपको निकालनी है इसकी वैल्यू। अब थीटा आपको पता चल गया 45 डिग्री है, तो साइन की 40, ठीक है, साइन क्यूब 45 डिग्री की वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे और फिर कोस क्यूब 45 डिग्री की वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे। मतलब जो 45 डिग्री की साइन की वैल्यू है उसका क्यूब कर देंगे और जो कोस की वैल्यू है उसका क्यूब कर देंगे। तो साइन की वैल्यू होती है आपकी 1/√2, इसका क्यूब हो जाएगा, और कोस की क्या होती है, यहाँ से आप वैल्यूज देख लेना, क्योंकि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर वैल्यू ही गलत रख दी पूरा सवाल का जवाब गलत हो जाएगा। तो कोस पे आप 45 देखेंगे, वो भी 1/2 ही, मतलब √2 ही होता है, तो यहाँ पर इसका भी क्यूब हो जाएगा इस तरीके से। तो बस आपको इसको अब खोलना है और आपका सॉल्यूशन जो है वो आपके सामने है। जब आप इसको ओपन करेंगे ये इस तरीके से है, √2 × √2 ऐसे है। ये 3 बार लिखने का मतलब ये है। तो 2 रूट की मल्टीप्लाई से तो इसका रूट हट जाएगा, ये 2 रह जाएगा खाली, एक जो ये √2 है ये रह जाएगा। तो इस तरीके से आंसर आपका आ जाएगा नीचे। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा छोटा सा, तो ये कुछ ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो 1/2√2
और प्लस है ना बीच में, इधर भी आपका बनेगा 1/2√2। इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आपका हो जाएगा 2√2 और नीचे बेस सेम है तो ऊपर वाले नंबर सिंपल जोड़ देते हैं, अगर माइनस है तो माइनस कर देंगे, तो 1 + 1 2 हो जाएगा आपका, ऊपर नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/√2 आपका एट द एंड बचेगा। अब यहाँ पर जो आंसर आया वो हमें ऑप्शन में नहीं मिल रहा, कंफ्यूजन हो गई, कैसे क्या करें। तो घबराना नहीं है आपको ऐसे कि मेरा सवाल गलत हो गया, थोड़ा सोचो, यहाँ पर नीचे रूट है और हम नीचे अंडर रूट नहीं छोड़ते हैं आंसर में, तो इसीलिए इसको हम रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो नीचे होता है उसी से एक बार ऊपर और एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट नीचे का खत्म करने के लिए। तो ऐसा करने पे क्या मिल जाएगा, अब ऊपर मिल जाएगा आपको √2 और नीचे √2 है, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2√2 मतलब इस तरीके से √2/2 हमें आंसर मिलेगा, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर सी, ये रहा। तो सी ऑप्शन पे सही जवाब आप लगा देंगे। तो ऐसे माइंड को पूरा प्रेजेंट आपको रखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करनी है। यहाँ भी मैंने आपको बताया, यहाँ भी बताया, एंगल निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दी। वैल्यूज के ऊपर ही एक और सवाल ऐसा भी आपको देखने को मिल जाता है डायरेक्ट 2 नंबर में कि आपको वैल्यूज निकालनी है। इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन दिए गए होंगे, तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यू याद रखो, उनको पुट करो, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू याद करो क्या होती है, ठीक है, 0 1/2 1/√2 √3/2, तो √3/2 होती है, तो √3/2। अब क्योंकि स्क्वायर भी है तो इस पूरे का आप स्क्वायर कर देंगे, प्लस का प्लस लगाया, 2 का 2 लिखा। tan 45 डिग्री की वैल्यू अभी पिछले सवाल में आई थी, कितनी होती है, यस 1 होती है, तो 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब cos की वैल्यू साइन की वैल्यू की कैसे होती है, सीरीज में उल्टी होती हैं, तो अगर आप पीछे से चलेंगे तो इसकी वैल्यू भी आपकी √3/2 ही आएगी। अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में याद कर लेना, देख लेना, इसका भी स्क्वायर है, बस अब स्क्वायर है, स्क्वायर खोल दो। अब ये सिंपल एक कैलकुलेशन का सवाल बनकर रह गया है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3, नीचे 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 2 एकम कितने होते हैं जी, 2 होते हैं, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा और 2 दूनी होते हैं 4। ये सवाल कुछ इस तरीके से बन गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 3/4 जो है प्लस का है, ये वाला 3/4 माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ले देके सिर्फ और सिर्फ बीच का 2 ही बचेगा। अब बच्चे बहुत से ये करते, क्या करते बताता हूँ तरीका, और गलतियाँ भी बताऊँगा। बच्चे क्या करते इस सवाल में, बच्चे करते हैं हाँ इनको जोड़ना है तो एक काम करो, पहले इसको जोड़ो। वो क्या करते हैं, पहले 3 + 4 इसका आप क्या करते हैं, एलसीएम लेके इसको जोड़ते, कैसे, 4 दूनी 8 और फिर ये 3, तो ये 11/4 हो जाता, तो वो क्या करते 11/4 करते, फिर इधर माइनस का 3/4 था, फिर इसका एलसीएम लेते, नीचे 4 आता, फिर माइनस करते, ऊपर 8 आता, तो फिर 4 एकम 4 4 दूनी 8 ऐसे करते, जब जाके वो 2 लेकर आते, टाइम खोटी करते, अपना टाइम जो है वो वेस्ट करते। या क्या करते, इसके नीचे भी 1 लगा के इन चारों का एलसीएम एक साथ ले लेते, कि इन चारों का एलसीएम ले लिया एक साथ, नीचे 4 आएगा, अब 4 एकम 4 और 3 एकम 3, ऊपर एलसीएम लेके 3 आया, फिर 1 चौक 4, ऊपर 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आया और फिर यहाँ पे कितना आता आपका 3 आता, फिर वो इसको सॉल्व करके आंसर लेके आते। तो भैया थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस यूज करना है। ये प्लस का था, ये माइनस का था, खत्म, 2 बीच में दिख रहा था, 2 आंसर आ गया। आपको बस यही छोड़ देना है सवाल, ये लो जी, इसके पूरे की वैल्यू 2 आएगी। क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप 3 नंबर में बड़ा सवाल देखने को मिलेगा तो इस टाइप का भी मिलेगा। यहाँ पर हमें दिया गया है इफ tan a = 3/4, हमें सिर्फ tan की वैल्यू दे रखी है कि tan a, एंगल कोई a है, उसकी वैल्यू अगर 3/4 है तो हमें निकालनी है वैल्यू इसकी 1/sin a + 1/cos है। अब cos और sin हमें नहीं पता, तो पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर इसमें रखना पड़ेगा। अब कैसे निकाल सकते हैं, सोचो, जो रिश्तेदारियां मैंने आपको बताई थी वो सोचो। tan a होता क्या है, या tan थीटा क्या होता है, P/B होता है, tan थीटा होता है P/B। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं क्या, कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर यहाँ एंगल बन रहा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा और इसके साथ वाली ये इसकी बेस या इसका आधार होगा। इट मीन्स क्या है कि परपेंडिकुलर जो है वो 3 है, ठीक है, परपेंडिकुलर 3 है और बेस जो है वो 4 है, ये हम कह सकते हैं, इतनी बात हम कह सकते हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि 3 और 4 ही हो, बट इसी के मल्टीपल में हो सकता है कि भैया 6 और 8 हो, ठीक है, 3 दूनी 4 दूनी 8, इस तरीके से क्या पता 3 गुना, क्या पता 4 गुना हो सकता है। तो होगा रेशो यही 3/4 का ही रेशो आएगा, बट
वैल्यूज कुछ और भी हो सकती हैं 3 और 4 के सिवा, तो वो वैल्यू या वो मल्टीप्लाई दिखाने के लिए हम इसको k से डिनोट कर सकते हैं। तो इस सारी चीज़ से हमें ये समझ में आ गया कि इस ट्रायंगल के अंदर जो इसका परपेंडिकुलर और बेस की जो वैल्यू हो सकती है वो 3k और 4k हो सकती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं, क्या क्या बात कर लेते हैं। हमें P पता है, हमें B पता है, अगर हमें H और पता चल जाए तो मज़ा आ जाएगा। अब ऐसे सोचो आप, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें इसकी वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3k है, इसके बेस की वैल्यू 4k है, आपको इसका हाइपोटेनस निकालना है। सिंपल है, हाइपोटेनस निकालने का तरीका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, बेस का स्क्वायर करो और दोनों के स्क्वायर को जोड़ दो। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, बेस का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, 16 और 9 आपके 25 होते हैं और k स्क्वायर आपका एज इट इज आ जाएगा। तो 25k स्क्वायर आ जाएगा आपका h का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर। और अगर हमें हाइपोटेनस निकालना है तो इसका रूट कर देंगे। जब आप इसका रूट निकालेंगे तो 25 का आ जाएगा 5 और k स्क्वायर का आ जाएगा k। तो यहाँ से आपको ये h हाइपोटेनस भी मिल जाएगा 5k। तो इट मीन्स अब आपको P भी पता है, आपको H भी पता है, आपको B भी पता है। तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल चुकी हैं। इसको भी मैं मिटा नहीं रहा, इसको बल्कि मैं इधर कर देता हूँ ताकि आपके PDF में आपको ये पता रही है हमने कैसे कैसे निकाला है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ से तीनों चीज़ें पता है। परपेंडिकुलर कितना आपका आ गया 3k, बेस आपका कितना आ गया 4k और आपका जो है H हाइपोटेनस कितना आ गया आपका 5k। सिंपल, तीनों चीज़ें पता हैं, बस अब आपको पुट कर देना है। निकालना क्या है, 1/sin A। तो आप क्या करेंगे, sin A निकाल लो, फिर उसका उल्टा कर देना। सिंपल है, sin A हम निकालेंगे तो sin A निकलेगा कैसे, sin होता है P/H, P/H बोले तो P है आपका 3k, H है आपका 5k, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 3/5 बचेगा। दूसरा निकालना है आपको cos A, cos A ज़रा निकाल लो पहले। cos A कितना होता है आपका B/H होता है cos थीटा, B बोले तो 4k और H बोले तो 5k, फिर k से k कैंसिल आउट हो जाएगा 4/5 बचेगा। अब आ जाओ वैल्यू पे, निकालना है आपको ये 1/sin A, मतलब sin A का उल्टा। तो sin A कितना है 3/5, sin A का रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो 5/3। वेरी गुड, तो हम रखेंगे यहाँ पे 5/3 प्लस हमें रखना है 1/cos A। cos A की वैल्यू आई है 4/5, तो 4/5 का उल्टा कर दो, 4 पाई पलट दो इसकी तो 5/4 बन जाएगा। बस सॉल्यूशन हो गया। नीचे एलसीएम लो, 4 तियाँ होते हैं 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 4 पंजे 20 और 5 तियाँ होते हैं 15, 15 और 20 आप जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 35/12। क्या कट सकता है अब 3 से, नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ देंगे डिवाइड, क्योंकि ये नहीं हो रहा। तो 35/12 इसका आंसर आ गया। अब कराने जा रहा हूं ऐसा सवाल जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं। कौन सा, प्रूफ करने वाला। देखिए सवाल को ध्यान से समझना, इन सवालों को कैसे शुरू किया जाता है। यहाँ पर सवाल है कि इफ़ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √3, की अगर साइन थीटा और कोस थीटा मिलकर उनकी वैल्यू, उनका मान है √3, तो प्रूव करना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 1। तो ये साबित करो कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा 1 के बराबर होगा। अब कैसे इन प्रूव करने वाले सवालों को शुरू किया जाए। जो आपको गिवन दे रखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, सवाल यहीं से हमेशा शुरू होगा। क्या कर सकते हैं, देखिए टेन और कोट लाना है हमें, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर साइन और कोस में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कैसे क्या कर सकते हैं, आइए फॉर्मूले मैंने आपको सारे बता रखे हैं। अगर मैं क्या करूँ, मैं इनका स्क्वायर कर दूँ, मैं क्या कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर मैं कर दूँ तो क्या होगा ज़रा सोचिए। यहाँ पर फिर ये हो जाएगा साइन थीटा जो हमारे पास लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हमारे पास है √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। आइए इनका स्क्वायर करते हैं। देखिए अब ये जो है कुछ बन गया, किस तरीके से बन गया, ये अगर हम इसको a माने, इसको हम b माने, तो ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, जो कैसे खुलता है, 8th क्लास के फॉर्मूले हैं, याद करो, a² प्लस b²
प्लस 2ab, ये कुछ इस तरीके से खुलता है। तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर इस अलग कलर से आपको दिखाया है ताकि आपको पता रहे कि अच्छा हम इसको इस तरीके से खोल रहे हैं, इसलिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब आइए खोलते हैं। तो a का स्क्वायर, a की जगह क्या है साइन थीटा, तो आएगा आपका साइन थीटा का स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह क्या है कोस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस होता है 2ab, मतलब मल्टीप्लाई में 2 साइन थीटा और कोस थीटा, 2 इंटू साइन थीटा, क्योंकि a की जगह है साइन थीटा और b की जगह है कोस थीटा। तो ये हमारा सवाल कुछ इस तरीके से खुल गया और इस पूरे के बराबर में चल रहा है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा। अब देखिए कि स्क्वायर करने की वजह ये है मेरे प्यारे बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है। यस, आ गया ना फॉर्मूला, जो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी। कहाँ गई आइडेंटिटी, ये रही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। इस वजह से मैंने स्क्वायर किया था। हर एक चीज़ आपकी लॉजिकल रहेगी। तो इस पूरे की जगह पर अब हम क्या करेंगे, अब हम रख देंगे यहाँ पर 1, इस पूरे की जगह पर आ गया 1, और यहाँ पर हमारे पास रह गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इधर हमारे पास है 3। अब ये 1 प्लस में है, इसको भी उधर सरकाओ, इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 3 - 1। 3 - 1 क्या होता है 2 होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2 आपके लिए लिख देता हूँ। ये लीजिए और समझो, आप क्या समझो, ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो जब ये वाला 2 यहाँ से उठ के जाएगा इक्वल के इस पार, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एकम 2 होते। तो इट मीन्स इस सब को सॉल्व करके यहाँ पर आपका आंसर जो है एट द एंड आ जाएगा 1। तो ये हमारा एक निष्कर्ष निकल के आ गया कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पे हम रुक गए, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे, अब जरा सवाल उठाओ जिसको मैं प्रूफ करना हूँ। इसको अगर मैं उठा के सॉल्व करना शुरू करूँ तो टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है जी, ये बात भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता दी है। एक एक बात जो मैंने कॉन्सेप्ट में बताई है ना, सब इस्तेमाल होने वाली है। ये मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन बाय कोस, यही चीज़ हम यहाँ पे इस सवाल में यूज़ कर रहे हैं। तो टेन को लिखा साइन बाय कोस, और कोड क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, मतलब टेन का उल्टा हो जाएगा तो कोस बाय साइन हो जाएगा। ठीक है जी, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इक्वल टू 1 इसके चल ही रहा है। यहाँ पर ज़रा इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो इनका डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा नीचे आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, साइन के साइन में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, कोस की कोस में कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, इस पूरे के बराबर 1 चल ही रहा है। अब वही बात, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। वेरी गुड, ऊपर तो आ जाएगा आपका 1। साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से निकल के आ चुकी है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 1, और इसके बराबर में भी चल रहा है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बराबर 1 आ जाएगा। इट मीन्स LHS राइट हैंड साइड बराबर आ गई RHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने, मतलब LHS बराबर RHS हमारी आ चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। बस हो गया प्रूफ। आप लिख देंगे हैंड्स प्रूव कि भैया दोनों साइडें बराबर आ गई। देख लो, इसका मतलब क्या है, हमने अपनी बात प्रूव कर दी। तो प्रूफ वाले सवाल ऐसे होते हैं, जो दिया गया है और जो लाना है, पहले उनको ध्यान से देखो। जो दिया गया है सवाल वहीं से शुरू होगा, जो लाना है वहाँ तक हमें पहुँचना है। तो हमने इसको सॉल्व करके ये आ गया, फिर यहाँ से इसको सॉल्व करके ये लिया, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी और सवाल सॉल्व हो गया। एक सवाल यहाँ मैं करवा रहा हूँ आपका, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल अगर आए तो कैसे ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। सिंपल है, कॉन्सेप्ट सारा वही है जो आपने सीखा। पहले सवाल को पढ़ना है और समझना है कि क्या सवाल में हमसे कहा जा रहा है। पहली स्टेप ये रहेगी, सवाल पढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है, 4-5 नंबर का सवाल है, केस बेस्ड में भी आ सकते हैं ऐसे सवाल। लिखा हुआ है कि अ गर्ल ऑन अ शिप स्टैंडिंग ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, एक जो है लड़की है वो एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी हुई है, विच इज 50 मीटर अबव वाटर लेवल, जो कि पानी के लेवल से 50 मीटर ऊंचा है। इतनी बात समझ में आ गई ना कि एक लड़की 50 मीटर की ऊंचे प्लेटफॉर्म पे खड़ी है जो पानी के लेवल से 50 मीटर ऊंचा है। इतनी पढ़ लिया, रुक गए, बस इतनी इमेज बना लो। क्या करेंगे हम यहाँ पे, पानी के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए नीला नीला कलर दर्शाता हूँ। ये यहाँ पर पानी का लेवल है, ठीक है जी, यहाँ पे वाटर है। अब ये वाटर लेवल जो है यहाँ से
कितने 50 मीटर ऊंचाई पर, 50 मीटर ऊंचाई पर इतनी मान लो यहाँ पर 50 मीटर ऊंचाई आ गई। यहाँ पर एक लड़की जो है वो खड़ी हुई है, ये हमने बना लिया रफली। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल, एक पहाड़ है, एक हिल है, तो यहाँ पर हम एक पहाड़ बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पर पानी के लेवल के ऊपर ही एक पहाड़ बना लिया। इस पहाड़ का ये जो टॉप है, बिल्कुल ऊंचाई जो शिखर है, उसको वो ऑब्जर्व करती है, मतलब यहाँ से वो इसको देख रही है इस तरीके से। और कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब अगर लड़की ये खड़ी है तो ये इसकी सीध होगी, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जो ऊपर की तरफ बनता है दृष्टिकोण से। तो ये बन गया एंगल यहाँ पे 60 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल, जो पहाड़ का बेस है, आधार है जिसके ऊपर पहाड़ खड़ा हुआ है, तो ये पहाड़ का बेस है कहीं पर, ये हम पॉइंट मान लेंगे, यहाँ से एक सीधी लाइन इमेजिन कर लेंगे, तो ये पहाड़ का बेस हो गया। यहाँ से बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ 30 डिग्री का। क्या क्या कैलकुलेट करना है समझो। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म से, ठीक है जी, इस पहाड़ के बेस की ये दूरी हमें बतानी है, ये वाली दूरी बतानी है। इस पर मैं भी पेन चला रहा हूँ, समझते रहना बात को। एंड द प्लेटफॉर्म एंड द हाइट ऑफ द हिल, और पहाड़ की पूरे ऊंचाई बतानी है, मतलब हमें ये बताना है। तो दो चीज़ें जो बतानी है उनको मैं येलो कलर से अलग से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। एक तो है पहाड़ की हाइट जो कि है यहाँ से लेकर यहाँ तक, हमें ये बतानी है, और एक इस पहाड़ के बेस की दूरी, इस प्लेटफॉर्म की दूरी से हमें ये बताना है, बस। अब क्या करना है, सवाल समझ में आ गया। अब आपको देखना ये है कि मैं कौन कौन सी ट्राइंगल लेकर इनके आंसर निकालूंगा। तो दो ट्राइंगल हमें बनेंगे हमारे सामने, क्योंकि दो एंगल है। पहली बात आप ये समझो, ये वाली जो चीज़ है, ये चीज़ मेरे प्यारे बच्चों इस वाले ट्राइंगल में आएगी, इस ट्राइंगल में आएगी। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और एंगल 30 डिग्री का जब यहाँ पर है, इस तरीके से ये लाइन क्रॉस हो रही है, तो 30 डिग्री का ही एंगल यहाँ पर भी होगा। तो अब आप कुछ मत देखो, अब आप ये ट्राइंगल देखो, बस जो हरा वाला हाईलाइट है, इसको मैंने नाम दिया ए, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया बी, और इस पॉइंट को, पहाड़ के बेस को, आधार को मैंने नाम दिया सी। तो ट्राइंगल ए बी सी में आप देखो, यहाँ पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल के जस्ट सामने होता है परपेंडिकुलर, मतलब जो 50 मीटर हाइट है वो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई। क्या निकालना है, बेस निकालना है, ये है बेस, क्योंकि सबसे लंबी भुजा तो इसकी एसी हो गई। हाइपोटेनस नहीं निकालना, हमें निकालना है इसका ये बेस, हमें इस बेस से मतलब है। अब P हमें दे रखा है, B निकालना है, P दे रखा है, B निकालना है, परपेंडिकुलर दे रखा है, B निकालना है, तो P/B tan थीटा। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल ABC में tan थीटा लगाएंगे, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा हमें दे रखा है एंगल 30 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा आपका tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता है, दे रखी है, 50 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म है, और बेस की वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहाँ पर आपको tan 30 की वैल्यू रखनी है, तो ये वैल्यू इसीलिए याद होना ज़रूरी है। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, गेरो ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, इन वैल्यूज़ को आपको याद कर लेना है, ये बहुत काम आपकी आने वाली है, ठीक है जी। तो tan 30 की वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे, जो कि होती है 1/√3। तो 1/√3 आ गया, यहाँ पे 50 आ गया, यहाँ पे बेस आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, b की 1 में होगी b/b, और 50 की √3 में होगी, तो ये हो जाएगा आपका 50√3, ठीक है जी, मीटर। तो ये आ गया बेस, यानी बेस की बात है, बेस क्या है, बी से लेकर सी तक, मतलब ये आ गया क्या, ये आ गया ये वाला चीज़, डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। तो आपको यही लिखना है प्रॉपर, ये क्या है, ये है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द हिल फ्रॉम प्लेटफॉर्म। डिस्टेंस ऑफ द हिल, फ्रॉम द हिल नहीं, डिस्टेंस ऑफ द हिल, पहाड़ का डिस्टेंस किस चीज़ से, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। इस चीज़ के भी मार्क्स होते हैं, आधा नंबर आपको इसी चीज़ का मिलेगा। आंसर लिखने का जो पूछा है उसको प्रॉपर दर्शाना इस तरीके से कि भैया डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म जो है 50√3 मीटर है, ये हमें यहाँ पर मिल गया। अब आ जाइए ऊपर, ऊपर क्या अब हमें बताना है, ये पहाड़ की ऊंचाई बतानी है। अब ज़रा पहाड़ की ऊंचाई देखो आप, कहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है,
अब देखिए इसको ऑब्जर्व करने के बाद ये पता चल गया कि मुझे पहाड़ की ना यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई तो मालूम है। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म देखो, प्लेटफॉर्म यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर है और यही वाली ऊंचाई यहाँ तक जा रही है, मतलब मुझे पहाड़ की यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई तो पता चल गई 50 मीटर, लेकिन मुझे अब सिर्फ ये चाहिए ऊपर वाली ऊंचाई। अब इसके लिए हम ऊपर वाला ट्राइंगल यूज करेंगे, जिसको अब मैं रेड कलर से हाईलाइट करने जा रहा हूँ। सारा खेल इसी समझ का है। तो ये जो यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है रेड कलर से, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अब हमें इस ट्राइंगल के अंदर खेलना है। कैसे खेलना है? एंगल के सामने हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। यहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा। अब मुझे क्या कुछ और दे रखा है इसका? हाँ, मुझे इसका बेस पता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का बेस BC जो है ये हमने अभी अभी निकाला है। क्या है? 50√3। तो जब ये 50√3 है तो यही चीज़ ऊपर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये भी तो 50√3 होगा। तो हमें एक साइड पता है, हमें एंगल पता है, हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे इस छोटे वाले ट्राइंगल AD नाम दे दो इस पॉइंट का, ADF, F नाम दे दो इस पॉइंट का। तो ADF में हम यहाँ पर लगा देंगे। तो बस अब आपको यही करना है। क्या करना है? यहाँ पर मैं अलग वाइट कलर यूज़ कर लेता हूँ अब ऊपर के लिए और इसको थोड़ा सा ऊपर सरकाता हूँ। तो अब हम यहाँ पे करेंगे इन ट्राइंगल ADF लगेगी वही क्या? tan थीटा लगेगा, जो कि होता है P/B। tan की वैल्यू अब है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या होता है? एंगल के सामने वाला, जो कि हमारे पास है P। तो ये तो हमें निकालना है, ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। इसका बेस हमें पता है क्योंकि जो बेस यहाँ है वही बेस यहाँ है। ये वाला हमारा 50√3 निकल के आ चुका है। तो यहाँ पर हम रख देंगे 50√3। ठीक है जी। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 ही होती है। तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पर इधर आपके पास आ जाएगा √3, इधर आपके पास आ जाएगा P/50√3। ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो P यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर √3 है खाली, तो इसको हटा देता हूँ 0 को। हाँ जी। तो 50√3 की √3 में जब मल्टीप्लाई होगी तो 50 तो रहेगा साथ में, और √3 की √3 में जब मल्टीप्लाई होगी तो भैया इसका रूट हट जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाएगा, कुछ ऐसे हम लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर इसका रूट हट के क्या आंसर आएगा आपका? 3 रह जाएगा खाली। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 50 3 कितने होते हैं आपके? 150 होते हैं। तो P आ गया आपका 150। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये ऊंचाई है ये आपकी निकल के आ गई 150। बस मिल गया आपको जवाब। कैसे? अब आपको बताना है हाइट ऑफ द हिल। हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ द हिल, पहाड़ की ऊंचाई। अब पहाड़ कहाँ से कहाँ तक है? D से लेकर C तक है पूरा पहाड़। D से लेकर C तक है, और D से लेके F और F से लेकर C, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कितना आया? 150 आया। ठीक है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 50 है। तो 150 और 50 कितना हो गया? 200 मीटर ऊंचाई हो गई पहाड़ की पूरी। तो आप यही दर्शा देंगे। तो DC बराबर कैसे बन रहा है? DF प्लस FC से मिलके बन रहा है। DF हमारा 150 निकल के आया, FC हमने पहले निकाल लिया था 50, तो ये आपका आ गया 200 मीटर। तो हाइट ऑफ द हिल इज 200 मीटर। तो इस तरीके से आपका एक बड़ा सवाल जो कि केस बेस्ड में आ सकता है या लॉन्ग आंसर में 5 नंबर का आ सकता है, केस बेस्ड में आए तो 4 नंबर का आएगा। ऐसे आपको करना है ट्रिग्नोमेट्री का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तरीका सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तरीका क्या है? सवाल को सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ना है, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ के फिगर बना लेनी है। फिर जो चीज़ें पूछी जाए, इसमें 2 चीज़ें पूछी गई थी। अगर 3 नंबर में सवाल आया सिर्फ एक ही चीज़ पूछी जाएगी, या तो प्लेटफॉर्म की हाइट या पहाड़ की हाइट। लेकिन बड़ा सवाल था, एक चीज़ पूछी गई ये रही, दूसरी चीज़ पूछी गई ये रही। फिगर को समझना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये था मेरी एक मास्टर क्लास विद कॉन्सेप्ट, जहां पर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान शब्दों में समझाया। उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे उनके नाम पढ़ें, कैसे उनको याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती हैं, कैसे वैल्यूज़ को याद रखना है, टेबल को मैंने आपको फॉर्मूला बताया, रेशो बताया, कौन किससे किस तरीके से उल्टा और सीधा है ये बताया, कुछ छोटी छोटी टिप्स दी। उसके बाद मैंने आपको वेरी शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर हर टाइप के सवालों को समझा दिया है। उनके बीच में कैसे कैसे कॉमन
कॉमन सेंस यूज करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बना के रखना है, कहाँ शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है, कहाँ लॉन्ग मेथड जाना है, क्वेश्चंस के नंबर या मार्क्स देखकर आपको ये सारी चीजें जज करनी है। ये था आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करो। सारे क्लास 10 के बच्चों तक पहुंचा दीजिए जिनका अभी तक मैथ्स का एग्जाम नहीं हुआ है, होना बाकी है, ताकि वो अपने मैथ्स के एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल छोड़ के ना आए। प्रैक्टिस करना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। जो सवाल मैंने सॉल्व करवाए हैं इनकी प्रैक्टिस करो। इसके बाद एनसीईआरटी की अपनी बुक उठाओ, क्वेश्चन आपके उठाओ, एग्जाम्पल्स उठाओ, सब कुछ आपको सॉल्व करना है। जो भी आपने क्वेश्चन बैंक वगैरह ले रखा है उसमें से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस सवालों की करोगे उतनी आसान आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।